सुजाता बड़ी देर तक कुर्सी पर बैठी खाली नज़रों से मुसाफिरी को बाहर निकलते देखती रही। उसके दिमाग में सब कुछ पूछ सा गया था। कौन सा घर, कौन सा शहर और कौन सा पता जहां उसको जाना था। एयर होस्टेस ने उसकी अटैची निकाली। वह उठी, सीढ़ियाँ उतरी, एयरपोर्ट से निकली और टैक्सी में दाखिल हुई। घर पहुंचकर उसको अजीब घुटन का एहसास हो रहा था। सर में शदीद दर्द उठ रहा था। उसकी हालत देखकर नौकर परेशान थे। वह सर दोनों हाथों से पकड़े बेडरूम में जाकर बिस्तर पर लुढ़क गई। सारी रात तान्या के शब्द तपकन बन उसके दिल को मसलते रहे। प्लीज़ मैम, हो सके तो सब भूल जाइए। एयरपोर्ट पर विदा देते हुए तान्या ने बहुत धीमे सुर में कहा था। सुजाता को अच्छी तरह याद है कि वह जून का तपता महीना था जब उसकी मुलाकात नवीन से हुई थी। शादी की उस पार्टी में ढेरों मर्द औरतों का जमघट था। कुछ चेहरे जाने पहचाने थे, कुछ कुछ अजनबी थे। उनमें से ही एक चेहरा नवीन का था। कुमकुमों की रंगीन झालरों से सजे पेड़ के पास खड़ा हुआ वह बेतहासा उसे घूर रहा था। सुजाता को वह आदमी कुछ अलग सा लगा, बल्कि यूँ कहा जाए कि उस आदमी के व्यक्तित्व में कोई और शख्स अंदर बाहर होता नजर आ रहा था। भीड़ के बावजूद सुजाता की नज़रें कई बार नवीन पर पड़ी। नवीन से सुजाता की यह पहली मुलाकात बड़ी सरसरी सी थी जो धुंधला गई। मगर चंद माह बाद जब लंच पर उससे दूसरी मुलाकात हुई तो वह गुमनाम चेहरा गर्द झाड़ कर साफ नजर आया। चूंकि यह बिजनेस लंच था, सो बाकायदा परिचय हुआ और कार्ड का आदान प्रदान भी। सुजाता ने तब जाना कि एक साथ दो व्यक्तित्व की झलकियां दिखाने वाला यह इंसान मुंबई शहर ही नहीं बल्कि देश का जाना माना आर्किटेक्ट नवीन है। तो उसने नवीन से अपनी पहली मुलाकात का कोई जिक्र नहीं किया। नवीन को वैसे भी कुछ याद नहीं था, वरना वह कह सकता था कि हम पहले मिल चुके हैं। इंटीरियर डेकोरेशन को लेकर यह मीटिंग मुंबई के मशहूर उद्योगपति द्वारा बुलवाई गई थी। उसके पोते का ऑफिस जिसको नवीन ने डिज़ाइन किया था वह ईंट गारे की मदद से बनकर अब साकार रूप ले चुका था। उसकी सजावट को लेकर सलाह मशविरा चल रहा था। लंच के बाद कॉफ़ी पीते हुए सुजाता को नवीन बहुत हंसमुख और मिलनसार आदमी लगा। खासकर काम को लेकर उसका नज़रिया और राय जानकर महसूस हुआ कि इतनी शोहरत पाने के बावजूद आदमी काफ़ी सुलझे स्वभाव का है। दम्भ या ओझापन उसमें नहीं है। सुजाता को दूसरे दिन दिल्ली लौटना था। वह लौट आई। सप्ताह भर बाद उसको नवीन का फ़ोन मिला, बस यूं ही हालचाल पूछने की नीयत से, और सुजाता को उसका बात करना बुरा नहीं लगा। 5 मिनट की यह बात अगले हफ्ते 10 मिनट में बदली तो सुजाता को कुछ अटपटा सा लगा। बात में वही दोहराव था। औपचारिकता के अतिरिक्त कोई और स्वर की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वह इंटीरियर डेकोरेटर जरूर थी, मगर नवीन जैसे आर्किटेक्ट से वह क्या बात कर सकती थी। जब तीसरा चौथा फ़ोन आया तो सुजाता सोच में पड़ गई कि आखिर बिना किसी योजना पर बात किए यह बार बार क्यों फ़ोन कर रहा है। फिर ख्याल गुजरा, शायद उसको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली में मिला हो और उस सिलसिले से वह संवाद की भूमिका बना रहा हो। मुंबई शहर का मामला है, दो शहर के बीच दूरियां काफ़ी है, मगर एक प्रोफेशनल को तो साफ साफ बात करना ज़्यादा पसंद आता है। फिर का जवाब सुजाता के पास नहीं था। वह फ़ोन करने के लिए मना भी नहीं कर सकती थी। आखिर वह देश का सम्मानित आर्किटेक्ट था। बेहद शालीन स्वर में बातचीत करता था। स्वयं सुजाता सारे दिन अपने ऑफिस में नए नए लोगों से प्रोजेक्ट को लेकर मिलती थी। पता नहीं क्यों सुजाता ने महसूस किया कि नवीन काम का बहाना बना केवल उससे मिलने आया है। दिमाग के इस शक को यह कहकर उसने झटक दिया कि यह बेवकूफ़ी का ख्याल उसको टेलीफोन पर होती बातों के कारण आया है, वरना एक व्यस्त आदमी बिना कारण यात्राएं नहीं करता। मगर वह आंखें, उनकी भाषा क्या अलग सी इबारत की तरफ इशारा नहीं कर रही थी। शाम की चाय पीकर जब नवीन उसके बंगले से निकला तो जाते जाते उसकी तरफ मुड़ कर देखा और उसने हाथ उठाकर बाय कहा। फिर चौंक कर उसने अपने उठे हाथ के नरम इशारों को ताका और नज़र उठाकर जो नवीन की तरफ देखा तो धक सी रह गई। उन आँखों में सम्मोहन था, गहरा आकर्षण। उसने हाथ नीचे किया और स्वयं से पूछा, कहीं तेरा यह भरम तो नहीं है सुजाता?
एक रंग जो मौसम बदलने से पहले हवा में फैलने लगता है, कुछ वैसी ही कैफियत सी सुजाता दो चार हुई। एक खुशी जैसे उसको कुछ मिल गया हो, मगर क्या। इसी उधेड़ बूंद में वह तैरती उतरती प्लाजा की तरफ चल पड़ी, जिसकी सारी सजावट उसी को करनी थी। रास्ते के सारे पेड़ उसको चमकीली पत्तियों से सजे लगे, शाम ज़्यादा गुलाबी, जिसमें धुंधल का सुरमई रंग की धारियां जहाँ तहाँ भर रहा था। घर लौटते हुए उसको सड़क की बत्तियां चिराग की तरह जलती लगी, जैसे छतों पर दिवाली की सजावट घरों को दूर तक रोशनी की लकीरों में बांट देती थी। आज उसका मूड बरसों बाद हल्का हुआ था। कोई कुंठा, कोई शिकायत, कोई कड़वापन या कोई झुंझलाहट उसको आहत नहीं कर रही थी। वह हवा में तैरती हुई जब घर पहुंची तो नौकर ने बताया कि साहब को कोई इमरजेंसी ऑपरेशन करना है, जिसके कारण वे देर से लौटेंगे। सूचना सुनकर वह हमेशा की तरह आक्रोश से नहीं भरी, बल्कि उसने लापरवाही से कंधे झटके और गुनगुनाती हुई कमरे में दाखिल हुई। नहाने के बाद जब वह गाउन में लिपटी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तो अपना ही चेहरा इस तरह देखने लगी जैसे पहली बार देख रही हो। आंखों के नीचे हल्का कालापन, भंवों के पास कई लकीरें, माथे पर सफ़ेद बालों का झांकना, आंखों में एक जिज्ञासा कि मैं कैसी लगती हूँ। उसको अपनी त्वचा मुलायम और चमकीली लगी। होठों पर जाने कहाँ से आई मुस्कान उसको अजनबी लग रही थी। थकान के बावजूद उसमें फुर्ती का एहसास था। खाना खाने के बाद जब वह पलंग पर लेटी तो उसे महसूस हुआ कि आज बरसों बाद उसके बदन को मुलायम बिस्तर मिला है। उसने आराम की सांस ली और आंखें बंद की तो सामने नवीन का चेहरा तैर गया। मुंबई पहुंचते ही नवीन ने सुजाता को फ़ोन किया कि वह भली प्रकार पहुंच गया है। रात को जब दोबारा उसने फ़ोन किया तो सुजाता को पहली बार लगा कि उसकी आवाज़ सुनकर उसके दिल में कुछ उथल पुथल सी हुई है। फिर फ़ोन का यह सिलसिला 5 मिनट से आधा घंटा हो गया और हफ्ते की जगह रोज़ बातें होने लगी, जिसमें प्रोफेशनल बातें कम और आपसी बातें ज़्यादा होती हैं। खाना खाया या नहीं, दिन कैसा गुजरा, मौसम कैसा है। सुजाता को फ़ोन का इंतज़ार 8 बजे से शुरू हो जाता, जबकि ठीक 10 बजे फ़ोन की घंटी बज उठती थी। इस बीच वह सारे काम निपटा लेती थी ताकि आराम से बातें कर सकें। उसको अकेले घर में एक साथी मिल गया था जिससे वह दुख सुख की बात कर सकती थी। पिछले 5-6 वर्षों से सुजाता का अकेलापन बढ़ता जा रहा था। दोनों बेटे पढ़ाई के सिलसिले में विदेश चले गए थे। अमर जब से डायरेक्टर बना है तब से इतना व्यस्त होता जा रहा है कि सुजाता को गुस्सा आने लगा था कि ऐसा भी क्या पागलपन जो दिन रात अस्पताल में रहना। आखिर घर की भी कोई जिम्मेदारी होती है। सारे दिन की उड़ान के बाद परिंदे भी तो अपने घर घोंसले को लौटते हैं। पिछले 3 दिन से डॉक्टर अमर घर नहीं लौटे थे। कोई बेहद पेचीदा केस आ गया है। कई विदेशी प्रोफेसर मेडिकल क्षेत्र के भी रात दिन सर खपा रहे थे। सुजाता को स्थिति की गंभीरता का ज्ञान था, मगर हर दिन आपातकाल का वातावरण बना रहे तो इंसान जिए कैसे अकेले घर में। कब तक टीवी देखे, मित्रों को फ़ोन करे और पार्टियों में शामिल हों। हर तरफ से उसको उब लगने लगी थी। थोड़ी बहुत खुशी उसको मिलती तो वह सिर्फ अपना ऑफिस था, जहाँ काम में उसका दिल बहल जाता था। हॉस्पिटल से अमर इतना थके लौटते कि खाना खाकर सो जाते और सुजाता जब फ़ोन पर बातें करके लेटती तो उसके दिमाग में यह प्रश्न फूलों से भरी क्यारी की तरह खिल उठता कि नवीन उसका क्या लगता है, दोस्त या भाई। सुजाता अपनी सालगिरह के दिन बच्चों के बिना उदास थी। अमर भी विदेश गए हुए थे। उस रात फ़ोन पर नवीन ने जब उसकी उदासी का कारण जानकर यह कह दिया कि वह सुजाता को खुश देखना चाहता है, इसके लिए वह अपने जीवन के बचे वर्ष उसको भेंट स्वरूप देता है, तो सुजाता भी भावुक होकर बोल उठी कि क्या वह नवीन को भाई कह सकती है। इस पर नवीन ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं भाई, हरगिज़ नहीं, हमारा रिश्ता तो दोस्ती का है। और यह सुनकर सुजाता विश्वास से भर उठी। सारी दुनिया उसे सुगंध से भरी महसूस हुई। आखिर हर रिश्ते में बड़ा रिश्ता दोस्त का होता है, जिसमें ना कोई लालच, ना बंधन, ना जोर जबरदस्ती। जितनी लंबी पैंग लेना चाहो ले सकते हो। इस रात ने दोनों की वार्तालाप का अंदाज ही बदल डाला।
बातों का सिलसिला सुबह 3 बजे तक चलता रहा और अनजाने में नई दिशा की तरफ मुड़ गया। सुजाता का छोटा भाई, जो 2 वर्ष पहले ही कार दुर्घटना में जीवित नहीं रहा था, उसके बहुत करीब था। दोनों में बचपन से दोस्ती थी। जब वह बनारस से दिल्ली नौकरी के सिलसिले में आया तो सुजाता की खुशी का पूछना क्या था। कुछ दिन भाई बहन के साथ अमर घूमने गए, फिर बोर होकर अपने अस्पताल में गुम हो गए। सुजाता को उनकी कमी खलती ना थी। उसका बचपना उसको दोबारा मिल गया था। भाई की शादी की सारी खरीदारी उसने दिल्ली से ही की थी, मगर होनी को कौन टाल सकता था। शादी के सप्ताह भर पहले ताल कटोरा के पास कार की टक्कर होने से उसकी मौत हो गई। डॉक्टर अमर कुछ ना कर पाए। सुजाता गहरी उदासी में डूब गई थी। उसी दुर्घटना के बाद बेटों का अमेरिका जाना हो गया। सुजाता को लगता है कि वह इस दुनिया में तन्हा रह गई है। किसी को उससे बात करने, उसके साथ समय गुजारने की फुर्सत नहीं है। अमर से उसकी शादी पसंद की थी। दोनों ने शादी के पहले एक दूसरे को देखा परखा था, मगर ज़िंदगी तो हमेशा से समय से आगे निकल जाने वाली चीज़ है, ना कि ठहरी हुई जन्म पत्री जिसके सारे शब्द अनेक संकेतों से भरे होते हैं। अपने काम को परखते उसकी दौड़ में शामिल अमर भी पहले वाले इंसान नहीं रह गए थे। उनके जीवन मूल्य जड़ न रहकर तरलता में अपना समाधान ढूंढने लगे थे। बहुत सी बातें सुजाता को परेशान करती थीं। कई सवाल थे जो वह अमर से करना चाहती थी, मगर उनके पास हर बात का जवाब खामोशी थी। सुजाता भी अमर से उखड़कर अपने ऑफिस से अधिक जुड़ने लगी, मगर यह एहसास समय के साथ बढ़ने लगा कि उसका पुराना घर कहीं खो गया है। सुजाता के दिल में छुपा अमर के खिलाफ भरा गुब्बार कभी कभी फ़ोन पर निकल जाता। आखिर नवीन ने एक दिन कह ही दिया कि क्यों सहती हो यह सब, चली आओ सब कुछ छोड़कर मेरे पास। सुनकर सुजाता चौंक पड़ी। पूछने वाली थी आखिर किस रिश्ते से, फिर कुछ सोचकर रुक गई। पूरी रात नवीन के इस बुलावे पर गौर करती रही। उसमें ध्वनित प्रेम के स्वरों को पकड़ने की कोशिश में स्वयं से सवाल करती, क्या नवीन? और उसने अपने को टटोला। दिल की गहराई में कहीं नवीन मौजूद था। उसने चौंक कर स्वयं से पूछा कि सुजाता, इस रिश्ते का यदि आरंभ अनजाने में हो गया है तो अंत क्या होगा? बहरहाल नवीन से दोस्ती सुजाता के जीवन में एक नई उपलब्धि थी, जिसने जीवन से उसका मोह बढ़ा दिया था। अब उसमें थकान की जगह खुशमिजाजी आ गई थी। पहनने ओढ़ने का दिल करता, सजने संवरने की इच्छा के चलते उसने क्रीम सेंट का ढेर लगा लिया और हर रात नवीन के बुलावे पर उसका मन मुंबई जाने को मचलने लगा। उसको अपने इस घर में एक और घर नजर आने लगा। कभी अमर और सुजाता का जीवन एक सुखी जीवन था। वे दोनों अपना समय अपने कार्य क्षेत्र में उन्मुक्त भाव से देते थे। दिमाग पर कोई बोझ ना होता, न घर की जिम्मेदारियों से दिल परेशान रहता। अपनी कामयाबी को देखकर दोनों ने फैसला लिया था कि वे ऊंची शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर भेजेंगे। दोनों लड़के गजब के जहीन थे। स्कॉलरशिप मिली और उमंग से भरे वे विदेश पहुँचे। उनके जाने के बाद डॉक्टर अमर की रुचि अपने काम में और बढ़ गई। तरक्की मिली तो व्यस्तता का बढ़ना लाजमी था। अमर का उलट सुजाता के साथ हुआ। उसका काम में दिल कम लगने लगा। मन भटका भटका सा लड़कों के ख्याल में डूबा रहता। घर सूना लगता, खाना पीना अच्छा ना लगता। कुछ माह बाद वह संभल गई। शायद अस्पताल के नए प्रोजेक्ट्स ने उसका ध्यान बटा दिया था, मगर एक उदासी जरूर हरदम उसके मन पर छाई रहती थी, जिसको नवीन ने दूर कर दिया था। वह मुंबई जाने की तैयारी करने लगी। अमर को मुंबई जाना प्रोफेशनल टूर लगा। इसमें क्या खास बात थी? दोनों ही समय समय पर एक दूसरे से दूर घर से बाहर जाते थे। सो अमर ने सुबह सुजाता को सेफ जर्नी कहकर बाय किया और सुजाता ने हमेशा की तरह उसको कुछ हिदायतें दी और फिर वह पैकिंग में लग गई। सुजाता जब नए खरीदे कपड़े पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे लगा कि उम्र का साया अभी उसके चेहरे पर नहीं आया है। खुशी ने उसके चेहरे पर चमक ला दी है। इस ख्याल से उसकी उत्तेजना बढ़ी कि यदि नवीन ने उसको रोका और अपने साथ रहने का आग्रह किया तो वह क्या फैसला लेगी। नवीन तो साफ शब्दों में कह चुका है कि तुम बेकार में समय नष्ट कर रही हो।
वहाँ तुम्हारा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है। यहाँ मैं हूँ, आओ ना। मैं फ़ोन रखता हूँ, तब तक तुम फैसला लो। मैं 10 मिनट बाद फ़ोन करूँगा। उसकी इस तरह की बातें छोटी छोटी शिकायतों की जख्म ताज़ा कर देती और उसको महसूस होता कि उसने अपनी ज़िंदगी जी ही कहाँ। कभी बच्चे, कभी पति, कभी ससुराल वाले। अब मैं अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ। नवीन आर्किटेक्ट हैं जो इमारत बनने से पहले उसका नक्शा खींच मॉडल के रूप में पूरी इमारत सामने लाने की क्षमता रखता है। वह ज़िंदगी का नक्शा भी बड़ा मजबूत बनाएगा, जिसमें वह मेरे लिए ताजमहल ना सही एक छोटा सा घर तो बना सकता है, जिसको वह अपनी मर्जी से सजा सकती है। सुजाता ने पूरे विश्वास से होठों पर लिपस्टिक लगाई और गहरी नज़रों से अपने सरापे को ताका। उड़ान का समय हो गया था। दिल्ली से मुंबई उड़ान बहुत कम समय की थी। सुजाता का मन तेजी से धड़क रहा था। 2 मुलाकातों के बाद घटनाएं संवेदना के स्तर पर जिस तरह घटी थी, सारी मौखिक थी, मगर उसमें जादू था जो सुजाता के सर चढ़कर बोल रहा था। कल रात नवीन की खुशी का कोई ठिकाना न था जब उसको पता चला कि सुजाता ने मुंबई आना तय कर लिया है। उसके स्वर में जो धड़कन थी, उसने सुजाता को विश्वास दिलाया कि जीवन का अंतिम पहर जैसे नवीन के साथ गुजरने वाला है, यही मेरा अंत होगा। और धीरे से सुजाता ने कहा और बैग उठा हवाई जहाज की सीढ़ियाँ उतरने लगी। उसको डर था कि नवीन को देखकर वह इतनी भावुक ना हो उठे कि वही हवाई अड्डे पर उससे लिपट जाए। प्यार किसी भी उम्र में हो, उसका अपना तर्क होता है। जो उम्र, जात पात, भाषा की सारी दीवारों को गिरा देने की शक्ति अपने में रखता है। सुजाता की बेकरार आंखें भीड़ में नवीन को ढूंढ रही थी। जब वह बाहर निकली तो नवीन उसको आता दिखा। अपनी व्याकुलता से आगे बढ़ी, मगर नवीन का ठहरा हुआ चेहरा देखकर ठिठक गई। वहाँ पर एहसास की कोई लकीर ना थी, बस औपचारिकतापूर्ण मुस्कान। एक ठंडा सहाज अंदाज सुजाता को परेशान कर गया। सुस्त कदमों से चलकर वह कार में बैठ गई, जिसको स्वयं नवीन चला रहा था। सुजाता के दिल में कुछ टूटा, मन भटक कर कहीं दूर चला गया। दिमाग नवीन के गंभीर चेहरे को देखकर बार बार प्रश्न करने लगा कि क्या यह वही आदमी है जो रात की आखिरी पहर और कभी भोर तक बड़ी ललक से बातें करता है और दिलो दिमाग को उमंगों से भर देता है। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, बहुत चुप चुप हैं। दरअसल दिन को काम में उलझा रहता हूँ, सो बात करने का मन नहीं होता। नवीन की हल्की सी हंसी और जवाब ने सुजाता को संभाल लिया। उसके अंदर बुझी खुशी फिर से जिंदा हो गई और वह चहकने लगी। बातों में पता नहीं चला कि वह होटल पहुंच गए हैं। ऊपर समुंदर के सामने वाली कुर्सी पर बैठा नवीन चाय पीता रहा और वह बातें करती रही। फिर नवीन ने लंबी गहरी सांस लेकर खाली चाय की प्याली रखते हुए कहा, मुझे आज मुंबई से निकलना होगा। अहमदाबाद में होटल बन रहा है, वहाँ कुछ दिक्कत पेश आई है। बहुत अच्छा हुआ हमारी मुलाकात हो गई। शाम की एक उड़ान दिल्ली के लिए है। अगर दिल चाहे तो रुको, मैं 2-3 दिन में लौटता हूँ। सुजाता सकपका सी गई, कुछ उत्तर नहीं सूझा। दिल पर घूसा सा लगा, मगर जल्द संभल गई। गहरी नज़रों से उसने नवीन को देखा। आंखों में छाया सूनापन था। उसने दिल को तसल्ली दी कि वे दोनों जिंदगी के उस पड़ाव पर हैं जहाँ फ़र्ज का नंबर पहले आता है। उसने शाम की उड़ान से लौटना तय कर लिया। नवीन ने उसको बाजार छोड़ा ताकि वह कुछ शॉपिंग करना चाहे तो कर ले। फिर वह 2 घंटे बाद जरूरी काम निपटा कर लौटता है और लंच पर साथ रहेगा। इस बीच वह टिकट भी बदलवाने की कोशिश करता है। सुजाता को सब कुछ अटपटा लगा। सुजाता ने नवीन के लिए एक शर्ट खरीदी थी जो उसने थैंक्स के साथ ले ली और सुजाता को हवाई अड्डे छोड़ने के लिए उठा। जब वह बाय करके चलने लगा तो उसकी आंखों में एक नरमी सी उभरी। यह संदेश सुजाता को संतोष दे गया। उसे याद आया कि नवीन ने कहा था कि मिलना, रहना और जीना क्या होता है, इसको समय से नहीं आंका जा सकता है। कभी कभी पल भर की मुलाकात पूरी ज़िंदगी पर भारी होती है। सुजाता को लगा आखिर नवीन भी तो उससे मिलने चंद घंटों के लिए ही तो आया था। अब वह भी 2-4 दिन की जगह एक दोपहर एक साथ गुजार कर जा रही है। और इसमें बुरा क्या है? आखिर नवीन आर्किटेक्ट है,
उसका काम नक्शा बनाना है। अपने नक्शे को साकार रूप में देखने के लिए संयम, धैर्य की आवश्यकता होती रहती है। बता तो रहा था कि उसके कई प्रोजेक्ट कई कई वर्षों तक चले हैं। फिर मुझे इतनी व्याकुलता दिखाने की ज़रूरत नहीं, ना ही उसके बर्ताव में अतिरिक्त कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। एक नई तरह के साथ सुजाता दिल्ली लौट आई। नौकर जो 2-3 दिन आराम से अपना प्रोग्राम बनाए बैठे थे, वे हड़बड़ा गए। ठीक 10 बजे फ़ोन की घंटी घनघना उठी। अहमदाबाद से नवीन का फ़ोन था। सुजाता हाथ में पकड़ा कौर प्लेट में रख बेडरूम में आ गई और बिस्तर पर लेटकर बातों में डूब गई। सुजाता के चेहरे पर एक साथ कई चांद चमक उठे। उसने आंखें बंद कर ली। सामने एक भरपूर जिंदगी का नक्शा था, जहां वह होगी और नवीन। उसने हंसकर आंखें खोली और अपने से कहा, सुजाता, जरा धैर्य से काम लो। माना कि तुम्हारा काम सोने कमरों को सजाना है, मगर इतनी जल्दीबाजी की क्या ज़रूरत है। जिंदगी से भरपूर शरबत का गिलास तुम्हारे हाथ में है। उसको आहिस्ता आहिस्ता करके पियो, एक एक घूंट कर, ताकि तरावट तुम्हारे वजूद में इस तरह फैले जैसे सूखी धरती पर पानी धीरे धीरे उसकी खुशबू को जज्ब करता है। सुजाता ने रात को एक नया सपना देखा। एक खूबसूरत घर है, जिसके सामने घास का मैदान है, जिसके चारों तरफ फूलों भरी क्यारियां हैं। एक बड़े साएदार दरख्त के नीचे नवीन उसके साथ बैठा है। सामने पड़ी मेज पर एक नक्शा फैला है, जिसको दिखाते हुए नवीन कह रहे हैं, सुजाता, जापान में मेरे इस प्रोजेक्ट को बहुत पसंद किया गया है। उम्मीद है इस जाड़े में इसकी शुरुआत मैं कर दूं। तुम साथ रहोगी? देखना मेरी लकीरों का कमाल। वह इस तरह बोलेगी कि उनके सामने शब्द भी फीके पड़ जाएंगे। नहीं नवीन, जाड़े नहीं, हम बसंत में जाएंगे, जब हर तरह फूल की मालाएं लिए पेड़ हमारा स्वागत करेंगे। सुजाता हंसती है। उसकी बात सुनकर नवीन ने जोर का ठहाका कह कहा लगाया। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली सुजाता? मैं इस तरह ना भटकता। मैं इस भटकाव में ज़िंदगी की जुस्तजू को छोड़ नहीं पाया हूँ। तो भी सुजाता, तुम मुझे कभी मत छोड़ना। रात का सपना सुजाता के दिमाग पर छाया रहा। दिल ने कहा कि नवीन में दुनिया छोड़ सकती हूँ, मगर तुम्हें नहीं। तुम मेरी श्वासों में बस गए हो, मेरे वजूद में समा चुके हो। तुमसे अलग होने का मतलब है अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट देना। नहीं नहीं नवीन, मैं अब तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। कई दिनों से नवीन के जुमले रात दिन सुजाता के कानों में गूंजते थे, उस पर हर पल नशा दर नशा चढ़ाते हुए। काम करते करते वह ठहर जाती, बातें करते करते खामोश हो जाती। सुजाता, तुम कैसे उस माहौल में जी लेती हो? आओ, मैं तुम्हारे इंतज़ार में यहाँ बैठा हूँ। मुझ पर विश्वास करो। अपनी बड़ी बड़ी आँखों से इस नवीन को देखो। यह तुम्हारा है सुजाता, सिर्फ तुम्हारा। मैं तुम्हारे सारे दुखों को मिटा दूंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम फिर से खिल उठोगी, एक तरोताज़ा गुलाब की तरह महकी महकी सी। रात के लंबे पहर तक टेलीफोन व्यस्त रहने से बाकी की कॉल रुकी रहती। कई बार अमन को सुनने को मिला कि मरीज की हालत ख़राब थी। घर फ़ोन किया मगर बात नहीं हो पाई। बेटों का भी ईमेल मिला तो इसमें भी वही जिक्र, जिसको पढ़कर अमन को कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ा। आखिर सुजाता फ़ोन पर अपने क्लाइंट से ही बात करती होगी। फिर मेरा तो सेल ऑन रहता ही है।